फिजिक्स केडीजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब तक क्लास 12 भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड के 2023 के 5 अनसॉल्व पेपर कंप्लीट हो चुके थे। छठवें वाले अनसॉल्व पेपर का एक पार्ट हो चुका था, तो दूसरे पार्ट को आज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सेट 346 DX है। चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? A है और प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः कितनी है? D1 और D2। उनके परावैद्युतांक कितने हैं? K1 और K2 है। जाकर देखते हैं। अब देखते हैं, पहला संधारित्र K1 धारिता K1 परावैद्युतांक और D1 मोटाई का है। दूसरा संधारित्र K2 परावैद्युतांक तथा D2 मोटाई। तो सबसे पहले तो इन संधारित्र की धारिता निकालते हैं। धारिता का सूत्र पढ़ा है हम लोगों ने, C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D जाकर। तो वही यहाँ पर देखते हैं, पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी D1 हो तथा परावैद्युतांक कितना हो? K1 हो, तो पहले संधारित्र की धारिता तो C1 बराबर हो जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान में D बन जाकर। तो ये पहले संधारित्र की धारिता होगी। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D2 है और परावैद्युतांक कितना है? K2 है। तो दूसरे संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा? C2 बराबर K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान में D2। अब देखते हैं जाकर कि दोनों किस क्रम में दिए गए। तो देखिएगा, ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट है और यही पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है। अब आते हैं दूसरे वाले संधारित्र में यही पहली प्लेट है और दूसरी प्लेट कौन सी है? ये है, यानी पहली दूसरी प्लेट आपस में जुड़े हुए हैं और पहली दूसरी प्लेट आपस में जुड़े होते हैं तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। यानी अब इन धारिताओं को C1 व C2 को किसमें जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो देखते हैं, यह प्रबंध श्रेणी क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है जाके, अतः तुल्य धारिता। अब तुल्य धारिता तो श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र दो जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य धारिता का सूत्र होता है 1 में C बराबर 1 में C1 प्लस 1 में C2। तो ये C1 C2 हो गया। तो C बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, C बराबर आ जाएगा C1 C2 अपान में C1 प्लस C2। इन दोनों के मान रख देते हैं। मान रखने के बाद देखेंगे एप्सिलॉन नॉट A ये नीचे भी कॉमन है और एप्सिलॉन नॉट ऊपर भी है, तो दोनों से दोनों कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो बचेगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपान में K1 D2 प्लस में K2 D1। यही करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 खा के बारे में डिस्कस करते हैं। एक धातु की क्षण कौन सी है? PQ है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर दी गई है। 4 टेस्ला मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, यानी B का मान दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर पर सेकंड मात्रक होता है वेग का, यानी वेग दिया गया है या चाल दी गई है, एक समान चाल से गतिमान है। 1 माइक्रोफैरड धारिता यानी C है और C कितनी दी गई है? 1 म्यू एफ यानी 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र को चित्रानुसार जोड़ा गया है। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात कीजिए PQ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी स्मॉल e या B ज्ञात करना है। दूसरा संधारित्रों पर आवेश यानी Q ज्ञात करना है। अगला संधारित्र की कौन सी प्लेट पर धन आवेश है, ये बताना है कि कौन सी प्लेट पर धनावेश होगा और कौन सी प्लेट पर ऋणावेश होगा, ये हमको बताना है। अब देख लेते हैं, PQ एक क्षण थी, ठीक है,
इसका एक सिरा ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा बी से जुड़ा। ये चित्र हमको किताब में दिया। बी बी वेग से ये आगे चल रही है जाकर। दिया है एल बराबर 1 मीटर, बी चुंबकीय क्षेत्र 4 टेस्ला, वेग बी बराबर दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, सी बराबर दिया है 10 माइक्रो फैरड, जाके 10 म्यू एफ जाकर। तो माइक्रो फैरड को जो फैरड में चेंज करते हैं तो 10 की घात -6 से गुणा कर लेते हैं। बी बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है, यानी विद्युत वाहक बल, इसको स्मॉल ई से भी लिखते हैं तो स्मॉल ई भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी संधारित्र पर आवेश पूछा गया है। अब देखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है बी बराबर बी बी एल साइन थीटा। बी है चुंबकीय क्षेत्र और ये वाला बी है आपका वेग, और ये एल क्या है, उस क्षण की लंबाई, और थीटा आपको दिया गया है उस क्षण का जो वेग है उसकी चुंबकीय क्षेत्र के साथ दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सभी के मान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र 4 हो गया, वेग 2 हो गया, लंबाई 1 हो गई, तो 4 दूनी 8, 8 वोल्ट हो गया है। ये विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, तो स्मॉल ई हो गया जाता, या फिर विभवांतर भी कह सकते हैं। अब पूछा गया है संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो आवेश के लिए Q बराबर CV, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और कई बार ये बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। तो Q बराबर हो जाएगा CV, C का मान रख देंगे 10 गुणा 10 की घात -6, बी का मान रख देंगे 8, तो आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात -5, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ पर हम कूलाम रखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। क्षण पी क्यू पर पी सिरा धनावेशित है तथा क्यू सिरा क्या है, ऋणावेशित। देखिए पी से क्यू की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पी वाला धनावेशित है और क्यू वाला क्या है, ऋणावेशित है। अतः संधारित्र की ए प्लेट धनावेशित हो जाएगी और बी वाली प्लेट किससे हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, यानी ए वाली प्लेट धनावेशित हो जाएगी, बी वाली प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट दिया है 5 गा का। 5 गा आपके आउट ऑफ सिलेबस में है, क्योंकि 2023 के बाद बहुत सा सिलेबस यूपी बोर्ड या एनसीईआरटी से हटाया गया था। तो 5 गा वाला है, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा जाकर। तो 5 घा को देखते हैं। एक प्लास्टिक के अर्धगोले, यानी एक अर्धगोला दिया गया है, वक्रता त्रिज्या जिसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर। अब वर्तनांक कितना है 1.6 है जाकर। मुख्य अक्ष पर अर्धगोले के भीतर एक बिंदु स्रोत O स्थित है, O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी O का जहां पर प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति बताना है। जब उसे समतल पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है, यानी इधर से देखेंगे, और दूसरा गोलीय पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है, यानी इधर से देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हमको ज्ञात करना है V की स्थिति। तो एक तो N1 और N2 के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी N1 और N2 क्या है, N1 और N2 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि U क्या होगा, यानी मतलब वस्तु की दूरी क्या होगी जाके। वक्रता त्रिज्या r के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश के क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनके चिन्ह, कि प्लस में दूरी ली गई है या माइनस में दूरी ली गई। तो देखते हैं N1 जैसे पहला प्रश्न जो हमारा लिया जाएगा जाकर, तो पहले प्रश्न में देखेंगे कि प्रकाश स्रोत कहाँ है, अंदर है। तो चाहे पहली स्थिति हो समतल पृष्ठ से देखें चाहे गोलीय पृष्ठ से देखें, प्रकाश स्रोत अंदर है, तो अंदर से प्रकाश कण कहाँ चलेगी, बाहर की तरफ, चाहे इधर चले चाहे इधर चले। और जिससे प्रकाश कण चलती है वो होता है N1, वो क्या होता है N1। तो N1 हमारा कौन सा हो जाएगा 1.6 जाएगा। अब दूसरे देखेंगे कि N2 क्या होगा, तो देखिए प्रकाश कण प्लास्टिक से चलकर कहाँ हुई होगी, वायु में या निर्वात में, ऐसे यहाँ भी वायु या निर्वात में। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा 1। एक तो चीज ये इंपॉर्टेंट जरूरी है जाकर। दूसरी बात करते हैं U के लिए, U कितना होगा जाकर। तो U देख लेते हैं दोनों की स्थिति में, U है O,
यानी O यहाँ पर वस्तु है जाकर। अगर समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण से इस दिशा में यानी दाईं ओर दूरी नापी जा रही है तो U बराबर हो जाएगा प्लस का 4 सेंटीमीटर जाकर। अगर हम गोलीय पृष्ठ की बात करेंगे तो यहाँ से बाईं ओर चलना पड़ेगा तो U बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर जाकर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई जाकर। नेक्स्ट आते हैं R की तरफ। तो R अगर बात हम करें समतल पृष्ठ में तो समतल पृष्ठ की फोकस दूरी होती है, समतल पृष्ठ की फोकस दूरी होती है अनंत। और अनंत जब फोकस दूरी होगी तो R बराबर भी अनंत हो जाएगा। तो इसमें तो चिन्ह नहीं देखना है, लेकिन अगर हम गोलीय दर्पण से बात करते हैं तो गोलीय दर्पण ये रहा, तो यहाँ से चलेंगे यहाँ तक जाकर तो R बराबर गोलीय दर्पण ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर जाकर, ये माइनस में दिया। तो ये चिन्ह परिपाटी हो गई, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आप जानते हैं तो मोस्टली आप क्वेश्चन को कर जाएंगे प्रकाश। सबसे जरूरी है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो देखिए समतल पृष्ठ से अगर देखा जाता है तो R बराबर क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। जब R बराबर अनंत हो जाएगा तो x डैश बराबर हो जाएगा x अपान में n, और x आपका क्या है u बराबर है। तो u कितना था 4 है, तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो सूत्र वही लगाएंगे n2 अपान में b माइनस का n1 अपान में u और बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान में r जाकर। जब r अनंत रखेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जब पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो आ जाएगा n2 अपान में b और माइनस का n1 अपान में u अपान में u, दोनों को बराबर करेंगे। जब दोनों बराबर करेंगे तो हो जाएगा n2 अपान में b बराबर हो जाएगा n1 अपान में u जाकर। मान किसका चाहिए b, तो b बराबर हो जाएगा n2u और अपान में क्या हो जाएगा n1 जाकर, अपान में क्या हो जाएगा n1 जाकर। ठीक, तो मान रख देते हैं इसमें। तो b बराबर n2 का मान कितना बताए थे 1, u का मान कितना बताए थे 4 और n1 का मान अभी कितना आया है 1.6। देखिए 4 डिवाइड में 1.6, यही चीज यहाँ पर है। तो भाग दे लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। गोलीय पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है तब देखिए, तो गोलीय पृष्ठ की तरफ से देखा जाता है तो n1 फिर हम बताए कि वस्तु उस गोलीय पृष्ठ के अंदर है, अर्ध गोले के अंदर है। तो अंदर क्या है प्लास्टिक है, प्लास्टिक का वर्तनांक 1.6 हो जाएगा। बाहर से देख रहे हैं बाहर वायु है तो बाहर प्रकाश किरण आएगी तो माध्यम N2 होगा, N2 निर्वात है चूंकि, तो N2 बराबर 1 हो जाएगा। R बराबर बताए हैं माइनस का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। U बराबर यानी गोलीय पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी, तो ये माइनस 4 सेंटी, माइनस इसलिए बताए थे क्योंकि बाईं ओर हम लेफ्ट साइड चलेंगे इसलिए। तो सूत्र लगाते हैं n2 अपान में b माइनस n1 अपान में u बराबर n2 माइनस n1 अपान में r। सबकी वैल्यू रखते हैं। जब सबकी वैल्यू रखेंगे तो फाइनल आंसर आएगा जाके माइनस का 3.046। अब माइनस में आया है तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना होगा जाके बाईं ओर बना होगा जाकर, कहाँ बना होगा बाईं ओर बना होगा जाकर। और गोलीय पृष्ठ के केंद्र से बाईं ओर 3.046 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा जाकर। नेक्स्ट अथवा वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः कितनी है 15 सेंटीमीटर है और 1.5 सेंटीमीटर। देखिए अभिदृश्यक है यानी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी को लिखते हैं FOC जाकर। नेत्रिका है यानी आई है, आई मतलब आंख है तो इसकी फोकस दूरी को लिखते हैं FEC जाकर। तो FO बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और FE बराबर कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। इसे अभिदृश्यक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु, अब अभिदृश्यक से है, अब अभिदृश्यक लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है 3 मीटर की दूरी पर। तो ये हमको दिया है UO जाकर,
ओ मतलब अवदृश्यक है, यू मतलब क्या है, वस्तु की दूरी रखी फोकसित किया जाता है। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी फाइनल प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तब अवदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात करनी, अवदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ध्यान ये रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की कम दूरी पर बनता है तो अवदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी होती है UE प्लस में BO। क्या होती है, UE प्लस में BO। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें जाकर। और जब अनंत पर बनेगा तो हो जाएगा जाकर BO प्लस में EFE जाकर, BO प्लस में EFE जाकर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो कौन सा होगा, बीच की दूरी कौन सी होगी, UE प्लस में BO। यानी हमारा अब उद्देश्य हो गया है कि UE ज्ञात करें और BO ज्ञात करें। तो देखते हैं, EFO 15 सेंटीमीटर दे रखा था, EFE बराबर 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, UO यानी अवदृश्यक से वस्तु की दूरी कितना दे रखा है, 3 मीटर। अब बाईं ओर रखी जाती है वस्तु हमेशा, ध्यान रखें, बा से बायां होता है और बा से वस्तु होता है। तो वस्तु को कहाँ रखना है, बाईं ओर, माइनस लगा लिया तो माइनस का 300 सेंटीमीटर हो गया है। और BE कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर बनता है, तो इसलिए 25 सेंटीमीटर पर लिख लिए। माइनस इसलिए लगा लिए क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब बाईं ओर ही बनता है, जब दूरदर्शी आप पढ़े होंगे तब आपने देखा होगा। अब आते हैं अविदृश्यक लेंस के लिए। अविदृश्यक लेंस के लिए यानी ओ वाले की बात हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, तो सभी में ओ लगा दीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है। तो 1/bo ऐसा ही रहेगा, माइनस चिन्ह है, माइनस रहा, uo का मान लगा दिए माइनस का 300 बराबर में 1 में fo यानी 1/15 हो गया fo का मान, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अगले वाले टर्म में प्लस हो गया है। फिर हमको BO का मान चाहिए तो इसको उठा के हम इधर लाएं, तो इधर लाएं तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, तो बीच में माइनस लग गया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे, हल करने के बाद फाइनल आंसर जो आएगा जाकर वो BO बराबर आ जाएगा 300/19 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 300/19 सेंटीमीटर। अब BO तो अभी हम निकाल चुके हैं, BO बराबर कितना आया है, 300 और डिवाइड में 19 सेंटीमीटर जाकर। अब बात करते हैं किसकी, UE की जाकर, किसकी बात करते हैं, UE। फिर ध्यान से सुने, हमने बताए थे जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर प्रतिबिंब बनता है तो अविदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी होती है UE और प्लस में BO जाकर। तो UE ज्ञात कर चुके हैं, बात किस है, तो ई का मतलब होता है आई लेंस, आई लेंस मतलब नेत्रिका के बारे में। तो नेत्रिका लेंस के लिए सूत्र लगाते हैं 1/b माइनस 1/u बराबर में 1/ef जाकर, सभी साथ ई लगा दिए, 1 में BE, बी का मान कितना है, BE का मान माइनस का 25 माइनस 1/UE, UE ज्ञात करना है, ऐसे रहने दिए। EFE का मान कितना है, 1.5, 1.5 रहने दिए। यहाँ से लिखे, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस जाकर, या फिर इसको इधर लाइए और यू वाले को इधर ले जाइए, तो हो जाएगा माइनस 1/25 और माइनस का हो जाएगा जाकर, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10, 10/15 जाकर। हल करेंगे तो UE बराबर आ जाएगा माइनस का 75/53 सेंटीमीटर जाकर। अभिनेत्र व नेत्र, अभिनेत्र व अविदृश्यक के बीच की दूरी, अभिनेत्र लेंस होता है या नेत्रिका एक ही बात होती है, और अविदृश्यक के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर रखना, चिन्ह के साथ नहीं रखना, क्योंकि चिन्ह हमको केवल ये बताता है कि प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है या बाईं ओर बन रहा है, या वस्तु बाईं ओर रखी है दाईं ओर रखी है। हमको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो दोनों के हमको मॉड में मान चाहिए, यानी चिन्ह हटा लीजिए तो ये 300/19 हो जाएगा, ये 75/53 हो जाएगा, जोड़ के हल करेंगे तो आ जाएगा 17.20 सेंटीमीटर।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर आता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये याद रखें कि कौन सा एफओ कौन सा एफई है जाकर, और कब अभिनेत्र लेंस तथा अभिनेत्र लेंस तथा अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी यूई प्लस में बीओ होगी, कब आपकी दूरी बीओ प्लस में एफई। फिर ध्यान से सुन ले, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर प्रतिबिंब बनेगा तो उन दोनों के बीच की दूरी होगी जाकर बीओ और प्लस में यूई हो जाएगी, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की डी दूरी पर बनेगा। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो दोनों बीच की दूरी हो जाएगी बीओ और प्लस में एफई। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता तो ये सवाल इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि हमको यूई निकालना नहीं होता है। एफई का मान सवाल में दिया था, हम रख दिए होते, आंसर हमारा आ गया होता। प्रश्न संख्या 5 का डा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के इन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी सबसे पहले हमको बताना है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, बाद में ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाना है और उसकी कार्यविधि को समझाना है कि कैसे कार्य करता है। फिर इसके बाद में ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा क्षय होते हैं उनके किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट करना है कि किन दो कारणों के कारण ऊष्मा का क्षय होता है या ऊर्जा का क्षय होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिद्धांत क्या है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? जब एक कुंडली में कोई विभवांतर लगाते हैं जिससे धारा प्रवाहित होती है और धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो धारा के मान में जब परिवर्तन किया जाता है तो फ्लक्स परिवर्तन होता है दूसरी कुंडली में, और फ्लक्स परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर इसी घटना पर आधारित है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेज को चेंज किया जाता है, यानी विभव को परिवर्तित किया जाता है, और जिस विभव को परिवर्तित करना होता है उस पर प्राथमिक कुंडली में लगाया जाता है। ठीक है, तो क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडली होती है। तो देखते हैं, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? अन्योन्य प्रेरण पर। अन्योन्य प्रेरण क्या है बता दिए हैं कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। आगे, जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है, यानी ट्रांसफार्मर का यूज क्या है? जाकर प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करना। सबसे बड़ी बात यह है जाकर ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही प्रयोग किया जाता है, दिष्ट धारा में नहीं, क्योंकि दिष्ट धारा में जब तक धारा की दिशा नहीं बदलेगी तब तक फ्लक्स परिवर्तन होगा नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखें, ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल हम प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए ही करते हैं। चित्र देख लेते हैं। सबसे पहले एसी मेंस है, यानी जिस प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करना होता है उसको प्राथमिक कुंडली पर लगा देते हैं और जो आउटपुट प्राप्त करना होता है वो द्वितीय कुंडली से प्राप्त कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? क्योंकि प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज लगाते हैं और प्राथमिक कुंडली में ऊंचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती, तो फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है प्रत्यावर्ती विभव जाकर तो चेंज हो जाता है। तो वही दिखाया गया है, प्राथमिक कुंडली में फेरे कम हैं, द्वितीय कुंडली में फेरे ज्यादा हैं, क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है यानी विभव को बढ़ाएगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। यहाँ भी उसी का चित्र दिखाया गया है, तो ये चित्र सब लोग अच्छे से देख लेंगे।
अब देखते हैं कार्यविधि। दिए गए विद्युत वाहक बल के स्रोत को सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं, यानी जिस वोल्टेज को आपको परिवर्तित करना होता है उसको कहाँ लगाते हैं, प्राथमिक कुंडली में। जब प्राथमिक कुंडली में धारा बहती है तो धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होता है तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का संकेत ये होता है। अब प्रत्यावर्ती धारा में आप देखें कि आधा चक्र एक दिशा में चलता है यानी प्लस डायरेक्शन में, और आधा चक्र चलता है माइनस डायरेक्शन में, यानी इस वाले चक्र में एक दिशा में चुंबकित होगा और इस वाले चक्र में दूसरी दिशा में चुंबकित होगा। अतः क्रोड में एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हो जाए, क्योंकि एक दिशा में चुंबकित हो रहा है दूसरी दिशा में चुंबकित हो रहा है। क्योंकि द्वितीय कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी हुई है अतः क्रोड के बार बार चुंबकन विचुंबकन होने से इस कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। देखिए फ्लक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्लक्स फाई बराबर होता है बी इंटू में ए जाकर, अगर बी को छोड़ दीजिए तो फाई समानुपाती ए हो जाएगा, यानी जितना क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा उतना ही फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा जाकर। अब कुंडली हो सकता है एक कंडीशन में कम क्षेत्रफल प्रोवाइड हो रहा हो जाकर विद्युत चुंबकीय रेखाओं के गुजरने के लिए, तो वहां पर फ्लक्स कम होगा जाकर। अब जब पूरा क्षेत्रफल प्रोवाइड हो जाएगा तो वहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा जाके, तो गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसी आवृत्ति का क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। अनुपात जितना ज्यादा होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा होगा। फिर समझ लें एक बार, सबसे पहले क्या करते हैं, जिस प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करना होता है उसको सदैव प्राथमिक कुंडली पर लगा देते हैं। अब प्राथमिक कुंडली पर लगा दिए हैं, अब प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र में कुंडली एक तरफ चुंबकित होती है और प्रत्यावर्ती धारा के शेष आधे चक्र में कुंडली दूसरी दिशा में चुंबकित होती है। इस प्रकार क्रोड में क्या हो जाता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी हुई होती है अतः द्वितीय कुंडली में भी ये भी सब घटनाएं होती हैं। होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, क्योंकि बताए थे चुंबकीय फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, कुंडली के क्षेत्रफल पर, कि कितना क्षेत्रफल उस समय उपलब्ध है उस डायरेक्शन में जाकर। तो जब फ्लक्स परिवर्तन होता है अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विभव प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। अब देख लेते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण क्या है। तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। आप देखते भी होंगे कि तार हीट करता है कभी कभी, तो तार हीट करने का मतलब ये है कि उसमें ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में हो रहा है जाके। तो पहला यही कारण है कि तांबे के फेरों में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। दूसरा, प्राथमिक में जनित चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक से नहीं गुजरता है अतः ऊर्जा फ्लक्स के रूप में क्षय हो जाती है। जैसे प्राथमिक से मान लीजिए 10 फ्लक्स आया है, अब दूसरी वाली कुंडली उस स्थिति में नहीं है कि यानी उतना क्षेत्रफल उसके सामने नहीं उपलब्ध है कि उसमें से 10 टोटल गुजर जाए, तो 8 गुजरेगा, 6 गुजरेगा, 5 गुजरेगा, तो जो शेष बचेगा वो ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाएगा। इस प्रकार ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के निम्न दो कारण हैं जाकर। आगे भी यूपी बोर्ड के लिए अनसॉल्व की सीरीज आती रहेगी। आप सब लोग जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई कमी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।